नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के YouTube चैनल में। आपका दोस्त उमेश चंद मौर्य हाजिर है आज की करंट अफेयर्स को लेकर, वो भी एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चल पाए कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं और ये आपकी परीक्षाओं के टर्म में रिलेवेंट हो सकते हैं, उसमें पूछे जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसके आंसर तो आपको याद ही हो जाने चाहिए, साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो भी आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस हैं भारत, बांग्लादेश, फिजी या सिंगापुर। तो बात की जा रही है 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन, जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिंदी सम्मेलन, ठीक है। और इसकी मेजबानी की बात की जा रही है, कौन सा देश इसको करने जा रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं और इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको इसी तरीके से ऑप्शन दे दिए जाते हैं, है ना। भारत तो बिल्कुल नहीं है भैया, है ना। कई बार आप लोग जब नहीं पता होता आंसर तो चीज़ें रिलेट करने लगते हैं और तुक्का में आंसर मार देते हैं, है ना। तो बिल्कुल हिंदी हमारी एक तरीके से राष्ट्रभाषा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सम्मेलन भारत में ही हो। तो ये भैया जो मेजबानी करने जा रहा है वो है फिजी, ठीक है। कौन है? फिजी, ठीक है। तो अच्छे से आप जान लें, ठीक है। फिजी कंट्री 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। किस ईयर में? 2023 में, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए। किस वायुसेना स्टेशन पर आईएफ फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल FASF द्विपक्षीय अभ्यास गरुड़ 7 शुरू किया गया है? देखिए यहां पे जो भी डिफेंस के ऑपरेशंस होते हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, एग्जाम में अक्सर इससे सवाल पूछते रहते हैं, है ना। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम क्या है? गरुड़ 7। जी हाँ, ये एक्सरसाइज है किसके बीच? इंडियन एयरफोर्स के बीच और जो फ्रांसीसी एयरफोर्स है और अंतरिक्ष बल है जिसको हम FASF बोलते हैं, उसके मध्य का ये एक्सरसाइज है। जी हाँ, तो यहां पे किस एयरफोर्स स्टेशन में इसको शुरू किया गया है? ठीक है, इंडिया में ही इसे शुरू किया गया है। देखिए जोधपुर, अंबाला, अमृतसर या भटिंडा। तो इनमें से ये सारे के सारे क्या है? यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशंस हैं, इंडिया में एयरफोर्स स्टेशंस हैं, एयरबेस हैं कह लीजिए। तो इनमें से जोधपुर में गरुड़ 7 का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, गरुड़ 7 क्या है? जोधपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये इंडिया की तरफ से है, ये फ्रांस की तरफ से है, ठीक है। इसका 7वां संस्करण जोधपुर एयरबेस में शुरू किया गया है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो एक तरीके से इवेंट है, अगर इसकी मेजबानी की हम बात करें, होस्टिंग की बात करें, या कह लीजिए कि कौन सा देश इसको आयोजित करता आ रहा है, तो समझिए कि ये जो आयोजन रहा है अभी तक, ये बराबर बराबर, मतलब कि एक बार इंडिया इसको आयोजित करता है, एक बार फ्रांस आयोजित करता है, ठीक है। अगर मैं इसके संस्करण की बात बोलूं तो 1st, 3rd और 5th, ठीक है। क्या है समझिए, यहां पे 1st, 3rd और 5th ये आयोजन हुए हैं जो भैया, वो इंडिया की तरफ से हुए हैं। किसकी तरफ से हुए हैं? इंडिया की तरफ से हुए हैं। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड संस्करण की बात करें, ठीक है, 4th संस्करण की बात करें और 6th संस्करण की बात करें, तो ये फ्रांस की तरफ से आयोजित किया गया है, ठीक है। ये भी पॉइंट दिमाग में रख लीजिए। और ये 7वां संस्करण तो शुरू ही है, ठीक है। क्लियर है? कहां पे? जोधपुर में। आगे बढ़ चलें, चलिए। भारत का कौन सा शहर अगले साल अक्टूबर में विंड एनर्जी 2023 आयोजित करने जा रहा है? देखिए ये एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ठीक है। और ये जो मतलब कॉन्फ्रेंस है विंड एनर्जी 2023, कह लीजिए भारत का एकमात्र मतलब विश्व स्तर का ट्रेड कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। तो विंड एनर्जी 2023 आयोजित करने जा रहा है कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु या मुंबई, ठीक है। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है चेन्नई। अच्छे से याद कर लें, चेन्नई जो है इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने जा रहा है 2023 में, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसका मतलब
कि विंड एनर्जी से रिलेटेड यहां पे ये विश्व स्तर की ट्रेड कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आपको यहां पे बताऊं कि ये आयोजन कब से कब तक होगा, तो इसमें डेट्स भी बताई जा चुकी हैं। 4 से लेके 6 अक्टूबर 2023 तक इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक है? 4 to 6 अक्टूबर 2023। ठीक है, ये बताया गया बेटा। अभी हो सकता है डेट्स बाद में चेंज हो जाएं, वो अपडेट आपको मिल जाएगी, ये दिमाग में आप जरूर रखिए। कई बार डेट्स में भी सवाल बन जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ चलें। किस देश ने न्योम में 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए बोली जीती है? देखिए, अब यहां पे एशियाई शीतकालीन खेल तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहां पे नियम नहीं आपको समझ में आ रहा होगा। क्या नहीं समझ में आ रहा होगा? नियम नहीं समझ में आ रहा होगा। तो नियम में 2029 के एशियाई जो शीतकालीन खेल होंगे उनकी मेजबानी करने के लिए बोली लगाई गई थी। उनमें से किस कंट्री ने यह बोली जीती है? यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, ईरान या सऊदी अरब। तो भैया यहां पे सऊदी अरब क्या है? सही उत्तर है। अच्छे से आप जान लें। ठीक है, ये जो आप एक तरीके से पिक्चर देख पा रहे हैं वो नियम की पिक्चर है। ठीक है, नियम जो है, समझिएगा थोड़ा से, नियम जो है सऊदी अरब की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, प्रोजेक्ट है, और इसे कहा जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि भैया ये जो प्रोजेक्ट है, समझिए, ये जो प्रोजेक्ट है वो $500 बिलियन का है। कितने का है? $500 बिलियन का है। समझिए, $500 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है क्या ये समझिए। तो भैया ये एक आर्टिफिशियल सिटी बनाई जा रही, कह लीजिए, मतलब सिटी आर्टिफिशियल ही हो जाती है ना। प्राकृतिक दुनिया तो धीरे धीरे खत्म ही हो रही है, हर जगह ह्यूमन अप्रोच बढ़ता जा रहा है। यहां पे क्या है कि जो सिटी बसाई जा रही है वो पूरी तरीके से ग्रीन सिटी एक तरीके से बनाई जा रही है, और यहां पे वर्ष भर का जो तापमान रहेगा वो औसत टेम्परेचर रहेगा, कह लीजिए कि साल भर टेम्परेचर यहां पे ठंडा रहेगा। ठीक है, सऊदी अरब जो कि भीषण गर्मी और रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां पे एक ऐसे शहर को बसाया जाना जहां पे ग्रीन एनर्जी की बात की जा रही है और खास तौर पे टेम्परेचर को मॉडरेट रखने की बात की जा रही है, अपने आप में वाकई में बड़ी बात है। ठीक है, तो इसी शहर में इस खेल को 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी की जानी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नियम को, इस क्षेत्र को ही क्या बोला जा रहा है? नियम बोला जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिस क्षेत्र को बसाया जा रहा है, जिस सिटी को बसाया जा रहा है, वही क्या है? नियम है। इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? $500 बिलियन, जो अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इतनी बात क्लियर आई। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया आप समझ लीजिए कि ये जो एरिया है, मतलब इस सिटी का जो एरिया है वो 30,528 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? 30,528 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो है न्यूयॉर्क सिटी आप जानते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी जो है न्यूयॉर्क से 33 गुना ज्यादा, 33 गुना ज्यादा क्षेत्रफल। समझिए कितनी बड़ी सिटी यहां पे बनाई जा रही है। यहां पे क्लेम किया जा रहा है सऊदी अरब के द्वारा कि भैया ये जो सिटी है वो ग्रीन एनर्जी का यूज करके और एक तरीके से आईटी का यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ये सिटी एक फ्यूचर सिटी, आने वाली जो सिटीज हैं उन फ्यूचर सिटी का रोल मॉडल होगा। ठीक है, या अपने आप में सबसे बेहतरीन सिटी होगी। ये सारे क्लेम किए जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। आप समझ लीजिए, काफी इसके बारे में इंपॉर्टेंट आपको इकट्ठी कर लेनी चाहिए, डिटेल में आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए नियम सिटी के बारे में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसके टर्म में वीडियो आपको दे सकता हूं बहुत अच्छे से। नियम सिटी किन किन चीजों पे खासियत रखने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहोर कप तीसरी बार जीता है? देखिए, कप का नाम क्या है? सुल्तान जोहोर कप। ठीक है, ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या श्रीलंका।
तो भैया यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। अच्छे से याद कर लें, ऑस्ट्रेलिया को हराकर यहां पे भारत ने सुल्तान जोहोर कप जीता है और वो भी तीसरी बार जीता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, दूसरी पहली और दूसरी बार कब जीता था तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी कप होते हैं, ठीक है, आप लोग बड़े बड़े स्पोर्ट्स में क्या होता है ध्यान रखने की कोशिश करते हो या उसी पे फोकस करने की कोशिश करते हो, लेकिन छोटे छोटे जो इवेंट्स होते हैं, छोटे छोटे जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं उनको आप इग्नोर कर देते हो, सवाल वहीं से बन जाता है और फिर आप वहां सिर को जाते रहते हो, है ना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कप हैं, जितने भी प्राइजेज हैं खासतौर पे स्पोर्ट में, वो आपको अपडेट रखना पड़ेगा। ठीक है, एकदम से स्टेटिक में तो एकदम से रट डालना है कि कौन कौन से कप कौन कौन से प्रतिस्पर्धा में दिए जाते हैं, कौन सा प्राइज दिया जाता है, लेकिन जो करंट का इवेंट है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है ना, कहां पे उसका आयोजन किया गया, ये सारी अपडेट आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन ऐसे बनते रहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो देखिए, ये अगर मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट ये जो हुआ था वो 2013 में इन्होंने जीता। ठीक है, सेकेंड जो है वो 2014 मतलब 2014 में हम क्या हुए, विन विन मतलब जीत हासिल की हमने। ठीक है, क्या हासिल किया, सुल्तान जोहोर कप। ठीक है, अच्छे से याद कर लें। तो इस बार तीसरी बार ये जीत मिली है। आगे बढ़े, IMT ट्राइलेट त्रिपक्षीय अभ्यास का पहला संस्करण है जो एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। कौन सा देश इस अभ्यास का सदस्य देश नहीं है, भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया या कांगो। समझिए यहां पे IMT ट्राइलेट एक त्रिपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, 3 सदस्य हैं इसमें, तो पहला संस्करण है। ठीक है, संयुक्त समुद्री अभ्यास है। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनकी जो नेवी है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा देश इसमें सदस्य नहीं है। तो देखिए इसमें जो करेक्ट जवाब है बेटा वो है, सॉरी यहां पे कांगो होगा। क्या है, कांगो। ठीक है, भारत इसका सदस्य है, मोजाम्बिक इसका सदस्य है और तंजानिया इसका सदस्य है। ठीक है, अब आप यहां पे एब्रिविएशन में जाइए, IMT को सिर्फ समझिए। IMT का मतलब क्या है, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। ठीक है, वो इस तरीके से इन तीनों से रिलेट करता है, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। आपको पता है मोजाम्बिक, तंजानिया ये क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं। ठीक है, तो यहां पे इन कंट्रीज, भारत जिसमें शामिल है, इनके द्वारा एक संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया गया है। ठीक है, और इसका आयोजन जो है वो तंजानिया में किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है, तंजानिया में किया जा रहा है, 27 से लेके 29 अक्टूबर। ठीक है, कब से कब तक लेकर, 27 से लेकर 29 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, कहां पे किया गया, तंजानिया में किया गया। ठीक है, इस कंट्री में इसका आयोजन किया। सवाल बन सकता है, तो ये डेट्स भी दिमाग में रखें, कंट्री का नाम याद रखें। ठीक है, कहां पे इसका आयोजन किया गया ये भी याद रखें। संस्करण आपसे पूछा जा सकता है, तो ये पहला संस्करण है, पहली बार इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, डिफेंस के आर्म को पूछा जा सकता है कि किस से संबंधित है, एयरफोर्स से है या नेवी का है या मिलिट्री का है, तो ये क्या है, नेवी का है। ठीक है, आगे बढ़ चलिए। पहला आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 किस देश में आयोजित किया गया है, भारत, बांग्लादेश, सिंगापुर या इंडोनेशिया। तो देखिए यहां पे पहला आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल। ठीक है, आसियान समझ रहे हैं ना, आसियान। तो ये ठीक है, आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 किस देश में आयोजित किया गया है, तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है इंडोनेशिया। कौन सा है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जकार्ता में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, कहां पे, इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, अच्छे से दिमाग में रखिए, पूछा जा सकता है कि किस सिटी में ये किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप दिमाग में रखिए कहां पे, जकार्ता में। ठीक है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल। आसियान आपको सबको समझ में आता है क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
यानी कि साउथ ईस्ट में जो एशिया के आने वाली कंट्रीज हैं, एशिया में आने वाली कंट्रीज हैं, उनका ये एसोसिएशन है। साथ में यहाँ पे भारत जुड़ जा रहा है इस कॉन्फ्रेंस में, तो ये बन जा रहा है आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022। ठीक है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो एक तरीके की मतलब आज की डेट की जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, या जो इनोवेशन क्रिएट करने वाली एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, उनके बीच का यहां पे ये एक कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन का कॉन्फ्रेंस है। बात समझ में आ रही है? आसियान क्षेत्र के आसियान में आने वाली कंट्रीज और भारत से जो साइंस और टेक्नोलॉजी है और जो इनोवेशन एजेंसीज हैं, उनके मध्य होने वाली ये कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन कॉन्फ्रेंस है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, कहां पे आयोजित की गई? इंडोनेशिया में। आगे बढ़े। किस देश ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कितने का, देखिए, $50,000 का योगदान देने की घोषणा की है? काफी इंपॉर्टेंट है भैया, आप इसको दिमाग में रख लो। ठीक है, किसने? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या चीन? तो यूएन में यहां पे बात की जा रही है संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में। ठीक है, कितने का? $50,000 का। तो एक तरीके से बड़ी राशि है, और आप उम्मीद जरूर कर रहे होंगे कि यहाँ पे शायद ये अमेरिका कर रहा होगा, फ्रांस कर रहा होगा, तो ऐसा नहीं भैया, भारत आगे बढ़ चुका है ना। भारत का दबदबा, भारत की ताकत, या भारत से उम्मीदें बढ़ रही हैं, है ना। तो भारत ने यहाँ पे इस योगदान को देने की घोषणा की है। ठीक है, हमारे जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर प्रसाद, उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की है। ठीक है, यूएनएससी की जो एक सीटीसी है, ठीक है, क्या है? सीटीसी है, मतलब कि जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है, ठीक है, उसको संबोधित करते हुए यहां पे एस जयशंकर प्रसाद ने अनाउंसमेंट की है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से जान लें, इतने डॉलर की योगदान राशि जो है भारत के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, आतंकवाद को काउंटर करने के टर्म में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लें। चलिए, किस देश ने ईरान के साथ अपने द्विपक्षीय मानवाधिकार वार्ता को निलंबित कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका या संयुक्त राज्य अमेरिका? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब यहां पे बात की जा रही है एक बायलैटरल जो डायलॉग होता है, या कह लीजिए कि जो इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी डायलॉग चल रहा होता है, किसी मुद्दे को लेकर चल रहा होता है ना, और खास तौर पे जो ह्यूमन राइट्स को लेकर चीजें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमेशा ऐसे सवाल बनते ही बनते रहते हैं। ठीक है, तो दिमाग में जरूर रखिए। यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूजीलैंड। जी हां, न्यूजीलैंड ने यहां पे ईरान के साथ अपने द्विपक्षीय मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स जो डायलॉग्स हैं, उसको सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। रीजन ये दिया जा रहा है कि ईरान में जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के जो एक तरीके से प्रोटोकॉल्स हैं, कह लीजिए कि जो एक बेसिक इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो भी नहीं कर पा रहा है ईरान। ठीक है, इस वजह से हम इस डायलॉग को क्या कर रहे हैं? सस्पेंड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में ह्यूमन राइट्स को लेकर जो ये डायलॉग शुरू हुआ था, वो 2018 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 2018 में ये डायलॉग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये आप दिमाग में जरूर रखिए। ठीक है, किसके बीच स्टार्ट हुआ था? न्यूजीलैंड और ईरान के बीच में। लेकिन अब यहां पे न्यूजीलैंड ने बोला है कि भैया ईरान में बेसिक इंप्लीमेंटेशन भी नहीं हो पा रहा है, तो हम बातचीत क्या करेंगे, खत्म करो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ लें। स्वामी ने किस देश में अपना वित्तीय व्यवसाय बंद कर दिया है? देखिए, स्वामी एमआई का फोन, भैया खूब चलाओ ना एमआई का फोन, है ना। अब बेचारा ये क्या हो रहा है, इसकी मार्केट खत्म हो रही है ना। आप सब लोग जो है रियलमी और पता नहीं कौन कौन से नए नए ब्रांड ले रहे हो। तो चीन, भारत, इंडोनेशिया या जापान, कहां से अपनी वित्तीय सेवाओं का व्यवसाय बंद करने की घोषणा इसने की है? तो भैया ये है भारत। ठीक है, भारत से इसने अपनी वित्तीय सेवाएं व्यवसाय बंद कर, मतलब जो एक तरीके से एमआई पेमेंट था, एमआई पेमेंट का जो ऐप था, जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल रहता था या आप इंस्टॉल कर सकते थे, ये जितनी भी फाइनेंशियल सुविधाएं थी, ये सब यहाँ पे स्वामी जो है बंद कर रहा है। ठीक है, तो ये है, आप इसको याद कर लीजिए। इसी तरीके से आपको अपडेट रहना पड़ता है करंट अफेयर्स के टर्म में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने पड़ते हैं, और
उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के टर्म में डिटेल में जाकर स्टैटिक पॉइंट्स भी खोजने होते हैं जिनसे सवाल बन जाते हैं। तो उम्मीद है आप सबको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे, आंसर याद हो गए होंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपने मार्क कर लिया होगा। रही बात अगर आपको करंट अफेयर डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी साइट sarkaripariksha.com पे जरूर जाया करें। रोज वहां पे आपको डिटेल में करंट अफेयर्स जो है दिया जाता है पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आप उसको याद कर पाएं, समझ पाएं, इजीली उसको पढ़ पाएं और उसको डाइजेस्ट कर पाएं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो जरूर वहां पे जाएं, विजिट करें और करंट अफेयर्स पढ़ा करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें। और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिल पाए, नोटिफिकेशन आपको वहां पे नोटिफाई हो पाए। ठीक है, चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।